अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इनहेरिटेंस के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। इनहेरिटेंस का आज का जो टॉपिक हम जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास एक्सेप्शन टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने कुछ कानून दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी कवानीन होते हैं जो इनहेरिटेंस में आते हैं जिनका मेंडल ने डिस्कस नहीं किया हुआ था। तो आज उन्हीं कानून के हवाले से, उन्हीं प्रिंसिपल्स के हवाले से हम बात करें कि कुछ और कंडीशंस किस तरह से हो सकती है। मेंडल ने जैसे कि पहले कहा था कि अगर दो कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो जाती है जिनमें ना कोई डोमिनेंट होता है ना कोई रिसेसिव होता है, बल्कि एक तीसरा ही कैरेक्टर जाहिर हो जाता है। या कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेट हो जाते हैं। तो इन्हीं के हवाले से आज हम जिक्र कर रहे हैं। तो मेंडल के हवाले से लिखा हुआ है कि मेंडल दरअसल एक मॉन्क थे, यानी इनका काम जो है वो चर्च से रिलेटेड ज़्यादा था, ये चर्च में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। तो इनका इनहेरिटेंस में नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं था, और उनको जो नॉलेज हासिल भी हुआ था वो एक्सपेरिमेंट से हासिल हुआ था, जो कि उन्होंने पी प्लांट के ऊपर कंडक्ट किए थे। अब उन्होंने लाजमी बात एक ही प्लांट कंडक्ट किया था तो उन्हें एक तरह के रिजल्ट देखने को आए। लेकिन कुछ और ऑर्गेनिजम्स के अंदर या कुछ और एनिमल्स के अंदर हमें कुछ अलग अलग मामला भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन्होंने शुरुआती तौर पर जो नज़रिया दिया वो जीन्स के हवाले से दिया, अलील्स के हवाले से दिया कि एक ही जीन मुख्तलिफ सूरतों में मिल सकता है। यानी कि हाइट का जीन है तो वो जीन हाइट का तो है, लेकिन वो लंबी हाइट भी दे सकता है, छोटी हाइट भी। आई कलर का जीन है जो आई कलर देगा, लेकिन वो कौन सा कलर देगा, अलग अलग कलर दे सकता है। तो अलग अलग जीन की सूरतें उन्हें अलील्स कहा जाता है। डोमिनेंट और रिसेसिव के हवाले से भी इन्होंने बताया था कि अगर दो अलील मौजूद है, एक अलील डोमिनेट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। तो इन्होंने इसी हवाले से फिलहाल बात की हुई थी। तो इनकी नॉलेज जो थी वो लिमिटेड थी। इनकी ऑब्जर्वेशन जो थी एक ही प्लांट के ऊपर हुई थी, और उसके अंदर दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स मौजूद थे। यानी कि उसके अंदर जो जीन पाया जा रहा है उसकी सिर्फ दो ही सूरतें मौजूद थी। अगर फ्लावर जो थे टर्मिनल थे तो एक्सियल फ्लावर थे। अगर मिसाल के तौर पर ग्रीन कलर का सीड था तो येलो कलर का सीड था। अगर राउंड शेप का सीड था तो रिंकल शेप का सीड था। तो ये दो ही अलील मौजूद थे। लेकिन कभी कभार ज्यादा अलील भी होते हैं, तो ज्यादा अलील के होने को मल्टीपल अलील्स कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी जो है मेंडल ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, और लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है कंप्लीट डोमिनेंस को जो है डिस्कस किया हुआ था कि एक लाजमी जो है एक्सप्रेस होगा और दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा। इसे इन्होंने कंप्लीट डोमिनेंस का नाम दिया था। लेकिन जब मेंडल के बाद कुछ लोग और आए, उन्होंने मुख्तलिफ प्लांट्स पर, मुख्तलिफ एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए, तो उसके नतीजे के अंदर उन्हें जो है को डोमिनेंस भी देखने को मिली। यानी कि जो दो अलील हैं वो दोनों ही डोमिनेंस ही दिखा रहे हैं, किसी को भी सप्रेस नहीं करे, किसी को भी वो छुपा नहीं रहे। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी भी देखने को मिली कि कोई भी जो है डोमिनेंट नहीं रहा। और मल्टीपल अलील्स का कॉन्सेप्ट जो है ये भी फिर बाद में दिए गए हैं। तो रेशियो भी लाजिम बात है इनका अलग होगा, फिनोटाइप रेशियो जो होगा जनरेशन के अंदर वो भी अलग होगा हमारे पास। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इन्हें नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस कहा जाता है। मेंडल उनके बाद वाले एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल के बाद वाले रिजल्ट्स। तो बेसिकली इनका मेंडल ने डिस्कस नहीं किया हुआ था। अब यहाँ सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हवाले से जिक्र किया गया है। यहाँ पर नाम मौजूद है कार्ल कॉरेन के हवाले से। तो कार्ल कॉरेन ने जो है एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है, या जिनके लिए जो नाम मौजूद है वो है मेराबिलस जेलापा। तो इन प्लांट्स के ऊपर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए थे कि एक प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर जो थे वो रेड कलर के प्रोड्यूस हो रहे थे, और दूसरे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर जो थे वो वाइट कलर के प्रोड्यूस हो रहे थे। जब इन्होंने इन दोनों को क्रॉस कराया तो नतीजे में जो हमें प्लांट्स देखने को मिले वो पिंक कलर के फ्लावर्स हमें देखने को मिले। तो इस तरह से ये हमें मालूम पड़ा कि जैसे मेंडल ने कहा था कि कंप्लीट डोमिनेंस होती है, इस तरह से इनकी F1 जनरेशन के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। F1 जनरेशन के अंदर ना तो प्लांट्स रेड कलर के थे फिनोटाइपिकली, ना ही फ्लावर्स जो थे वो व्हाइट कलर थे, बल्कि वो अलग ही कलर के प्रोड्यूस हो गए थे, पिंक कलर के। लेकिन जब इन पिंक कलर के फ्लावर्स को आपस में क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन के अंदर, सेकंड जनरेशन के अंदर हमें जो है तीनों तरह के प्लांट्स जो है, तीनों तरह के फ्लावर्स जो है हमें देखने को मिले। और इनका रेशो जो था 1:2:1 रहा था। 1 जो है रेड फ्लावर, 2 जो है पिंक फ्लावर, और 1 जो है वाइट फ्लावर। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने रेड कलर के लिए R1 R1 लिखा हुआ है और वाइट कलर के लिए R2 R2 लिखा हुआ है। लेकिन हम सिंप्लीफाई इसको R और R से जाहिर कर सकते हैं, और इसे सिंप्लीफाई करके हम WW से जाहिर कर सकते हैं। जब क्रॉस हुई पहली जनरेशन के अंदर तो प्लांट ऐसा प्रोड्यूस हुआ जिसके अंदर एक जीन R का मौजूद था, दूसरा W का मौजूद था। लेकिन ना इसके अंदर रेड कलर जाहिर हो रहा था ना ही वाइट कलर, बल्कि ये पिंक कलर का फ्लावर हमें प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये फिर पिंक फ्लावर जिसके अंदर RW और RW के जीन्स मौजूद है, इन दोनों को आपस में जब क्रॉस कराएंगे, पहले अगर हम देखेंगे इनके गैमेट्स बनेंगे। R का गैमेट अलग हो गया, W का गैमेट अलग हो गया, इसी तरह से R का गैमेट अलग हो गया, W का गैमेट अलग हो चुका। अब ये R जो है
इस आर के साथ भी बाइंड कर सकता है। जब ये आर जो है इस आर के साथ जुड़ेगा तो बनेगा कैपिटल आर यानी कि रेड फ्लावर। अगर यही आर जो है इस डब्ल्यू के साथ बाइंड करेगा तो बनेगा हमारे पास पिंक फ्लावर। इसी तरह से ये डब्ल्यू जो है ये इस आर के साथ भी जुड़ सकता है, तब भी हमारे पास बनेगा पिंक फ्लावर, यानी कि पिंक फ्लावर हमारे पास दो बन चुके हैं। और जब यही डब्ल्यू जो है इस डब्ल्यू के साथ भी क्रॉस करेगा तो हमारे पास बनेगा वाइट फ्लावर। इसी क्रॉस को उन्होंने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। जब R1 को R1 के साथ क्रॉस किया गया तो R1 जो है प्रोड्यूस हुआ यानी रेड। फिर R1 को जब R2 के साथ क्रॉस किया गया तो हमारे पास ये पिंक फ्लावर बना। फिर R2 जो मौजूद है इसको R1 के साथ जब क्रॉस किया गया तो R1 R2 यानी कि पिंक फ्लावर। फिर इसी R2 को R2 के साथ क्रॉस किया गया तो ये हमारे पास वाइट फ्लावर बना। रेशो इनका जो है 1:2:1 बना, यानी कि 1 जो है ये हमारे पास रेड है, 2 जो है ये हमारे पास पिंक है और 1 जो है ये हमारे पास वाइट है। फिनोटाइपिकली भी रेशो यही बनेगा 1:2:1 और जीनोटाइपिकली भी रेशो यही बनेगा कि 1 जो है वो होमोजाइगस है, 2 जो है वो हेट्रोजाइगस है और 1 जो है वो होमोजाइगस है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के अंदर सेम रहता है। अब जो है मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से जिक्र किया गया है कि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद थे, यानी कि एक रेड कलर और दूसरे वाइट कलर ये मौजूद है, तो इन्होंने किसी भी एक्सप्रेशन को छुपाया नहीं, किसी भी कैरेक्टर को जो है इन्होंने सप्रेस नहीं कर दिया और दोनों ने कोशिश की कि वो जाहिर हो, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स थे वो मिक्स हो गए और इसके नतीजे के अंदर हमें एक न्यू फिनोटाइप देखने को मिला जो कि पेरेंट के पास मौजूद ही नहीं था। तो इसके बाद से ये बात की गई कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दोनों ही कैरेक्टर्स जो होंगे वो एक्सप्रेस होंगे और ये एक ब्लेंडेड यानी कि एक मिक्स सूरत में मौजूद होंगे। इसी को इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल डोमिनेंस भी कहा जाता है। मज़ीद लिखा हुआ है कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं ये हम डोमिनेंट और रिसेसिव को जाहिर करने के लिए लिखते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमने आर कैपिटल लिखा और आर स्मॉल लिखा तो आर कैपिटल ये डोमिनेंट को जाहिर करता है और आर स्मॉल जो है ये रिसेसिव को जाहिर करता है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोई भी मुकम्मल डोमिनेंसी नहीं दिखा रहा। तो इसको हम लोग दोनों को ही कैपिटल लेटर्स के साथ लिख सकते हैं, सेम लेटर्स के साथ दोनों को लिख सकते हैं, या फिर उन सेम लेटर्स के साथ में हम लोग जो है कुछ नंबर्स भी नीचे की तरफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से नंबर से भी हम इनको ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने रेड को जो है ज़ाहिर किया हुआ है R1 के साथ में और वाइट को उन्होंने ज़ाहिर किया हुआ है R2 के साथ में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है कोडोमिनेंस को जिक्र करते हैं। हमने जैसे कि कहा कि ये भी मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट होता है। इसके अंदर ये बात बयान की जा रही है कि जो इंडिविजुअल होगा जिसके अंदर हेट्रोजाइगस जीन्स मौजूद होंगे वो दोनों ही जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अगर हमारे पास ये दो क्रोमोसोम मौजूद हैं, इसके इस जगह पर ये एक जीन मौजूद है, इसी की भी सेम जगह पर एक जीन मौजूद है, लेकिन वो दोनों ही अलील की फॉर्म में मौजूद है, यानी अलग अलग सूरत के। मिसाल ये अगर वाइट कलर को देगा तो ये ब्लैक कलर को देगा, तो ये दोनों ही अगर जाहिर हो जाए और किसी को भी ना छुपाए इसे कोडोमिनेंस कहा जाता है। मज़े लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोई ब्लेंडिंग भी नहीं होती और ये दोनों ही कैरेक्टर क्लियरली जाहिर होते हैं, इंडिपेंडेंटली जाहिर होते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि दोनों ही मिक्सअप हो जाए और एक तीसरा कलर जाहिर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वही कैरेक्टर जो है दोनों ही जाहिर होते हैं। यही बात यहाँ लिखी हुई कि इनहेरिटेंस का एक ऐसा असूल जिसके अंदर दोनों ही अलील जो हैं वो अपने आप को डोमिनेट रखें और एक्सप्रेस भी कर दे हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर, और ना वो ब्लेंडिंग करे ना ही वो दूसरे को छुपा दे। तो ना वो मास्क कर दे यानी कि वो जाहिर हो जाए दूसरा छुप जाए, ना ही वो ब्लेंडिंग कर रहे हैं यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह। और मास्किंग का जो तरीका था ये कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर हो रहा था, तो ना मास्किंग हो रही यानी कंप्लीट डोमिनेंस भी नहीं हो रही और ना ही ब्लेंडिंग हो रही यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बल्कि एक तीसरी सूरत आ रही है जिसमें दोनों ही जाहिर हो रहे हैं। अब यहाँ पर मिसाल दी गई है और मिसाल जो है कैटल की दी गई है। कैटल आप समझ लें कि यहाँ पर बात हो रही है काव के हवाले से। तो काव एक ऐसी मौजूद है जिसके अंदर जो हॉर्न मौजूद है यानी जिसके अंदर जो सींग मौजूद है वो शॉर्ट होते हैं और उसके अलावा उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। और मज़े लिखा हुआ है कि उस काव को जब ब्रीड किया गया है वाइट कलर की काव के साथ में, एक मौजूद है रेड कलर की और दूसरी मौजूद है वाइट कलर के, इनको आपस में जब ब्रीड किया गया है तो ऑफ स्प्रिंग जो है वो रॉन कलर का है। रॉन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर दोनों ही कलर जाहिर हो रहे हों। जब हम इसकी स्किन को भी देखेंगे रॉन की स्किन को, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि कोई इंटरमीडिएट शेड स्किन का नहीं आया, स्किन के ऊपर कोई इंटरमीडिएट यानी बीच वाला कलर मौजूद नहीं आया, बल्कि दोनों ही कलर मौजूद है, रेड कलर भी मौजूद है और वाइट कलर भी मौजूद है। यही बात लिखी हुई कि जो दो जीन्स मौजूद थे उनमें से कोई भी जीन जो था वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं आ रहा था। तो ये एग्जाम्पल कोडोमिनेंस के हवाले से एक बयान की गई है। इसी मिसाल को हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के हवाले से। आगे का ही ये टॉपिक मौजूद है जिसके अंदर कोडोमिनेंस को बयान किया गया है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई कि एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर दोनों जीन जो है सेम लोकस में मौजूद वो अपने आप को जाहिर करेंगे और किसी को दूसरे को असर भी नहीं करेंगे, दोनों ही डोमिनेट होंगे। तो कोडोमिनेंस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट बयान किया गया है। मज़े लिखा हुआ है कि कोडोमिनेंस के अंदर जो फिनोटाइप होता है वो दोनों का ही
जाहिर होता है, दोनों के ही कैरेक्टर्स हमें जाहिर हो रहे होते हैं। और ह्यूमन ब्लड ग्रुप के हवाले से लिखा हुआ है कि ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप जो सिस्टम हमारा मौजूद है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस कोडोमिनेंस का, जिसके अंदर दोनों जीन जो है वो दोनों ही कोडोमिनेंट के तौर पर मौजूद होते हैं, दोनों ही जाहिर होते हैं। अगर हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के हवाले से बात करें तो आपको मालूम है कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो A या B या AB दोनों की सूरत में या O की सूरत में हमारे पास मौजूद होता है। अब अगर हम बात करेंगे किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो A आ चुका है, तो उसकी वजह क्या है कि जो जीन मौजूद है जिसको हम I से जाहिर कर रहे हैं, ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप को लाने के लिए। तो लाजिम बात है ये दो तरह के हमारे पास ये जीन मौजूद होंगे, दोनों को हमने I कैपिटल के साथ लिखा हुआ है। अगर ये I जीन जो है इसकी वजह से A एंटीजीन प्रोड्यूस होगा दोनों की तरफ, तो ब्लड ग्रुप जो है वो A वाला होगा। अब A एंटीजीन क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं प्रोटीन के। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है ये एंटीजीन का काम करते हैं। एंटीजीन का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने वाले। ये हमारे अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम को तो एक्टिवेट नहीं करेंगे, लेकिन यही ब्लड ग्रुप जब दूसरे के ब्लड में चला जाएगा, मिसाल हमारा ए वाला ब्लड ग्रुप जब दूसरे के ब्लड ग्रुप में चला जाएगा बी के अंदर, तो वहां पर उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे और फिर वो हमारे सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ पर ये एंटीजन मौजूद है तो ये बी के अंदर जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराएगा। इसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी वाला होगा तो जीन हमारे पास यही आई वाला होगा, लेकिन इसके पास अब क्या मौजूद होंगे, इसके पास अब बी वाले एंटीजन मौजूद हैं। अब ये बी वाले एंटीजन जो है जब ए के ब्लड ग्रुप में जाएंगे तो वहां पर ए अपना जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा इन सेल्स के अगेंस्ट में। कोडोमिनेंस में इसकी मिसाल इस तरह से बयान की गई कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब पेरेंट के पास मिसाल के तौर पर एक के पास ये ए मौजूद है और दूसरे के पास बी मौजूद था, तो उन दोनों के जीन्स ही जाहिर हो जाते हैं और दोनों के मिलने के नतीजे में जो ब्लड ग्रुप बनता है वो ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। तो जिनका हम ए बी ब्लड ग्रुप देखते हैं तो वो मिसाल होते हैं हमारे पास कोडोमिनेंस के हवाले से। इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं ये ब्लड ग्रुप को दिखाया हुआ है और उसके सरफेस के ऊपर ये एंटीजन ए को दिखाया हुआ है, दूसरा एंटीजन बी वाला दिखाया हुआ है, उसकी तस्वीर थोड़ा सा उन्होंने अलग करके दिखाई हुई है, लेकिन ए बी के अंदर दोनों ही एंटीजन मौजूद है। और दूसरा ब्लड ग्रुप है हमारे पास ओ, जिसके सरफेस के ऊपर, जिसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता। क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो ये जब दूसरे के सेल में दाखिल होगा तो दूसरे के सेल के अंदर भी ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ओ वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होता है, खासतौर पर ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर का काम करता है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं। जब एंटीजन किसी के इम्यून सिस्टम में जाते हैं तभी उसको एक्टिव करते हैं, इसके पास एंटीजन ही नहीं तो दूसरे का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा। अब यहाँ पर एंटीबॉडीज के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि इसके पास कौन सी एंटीबॉडीज मौजूद होंगी ए के पास। ए के अंदर जो है जब बी का ब्लड अगर दाखिल किया जाएगा तो लाजिम बात है बी को वो जानता नहीं है, तो इसके पास बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज मौजूद है और बी के पास इसी तरह से ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज मौजूद है। जो ए बी ब्लड ग्रुप मौजूद है उसके पास किसी के लिए भी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती, क्योंकि ए का जब ब्लड इसमें दाखिल किया जाएगा ये ए को भी पहचानता है, जब बी का ब्लड ग्रुप दाखिल होगा ये बी को भी पहचानता है, क्योंकि इसके पास वो एंटीजन्स मौजूद हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम समझ लेगा ये हमारा ही ब्लड ग्रुप है, तो इसलिए वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर जो है वो एंटीजीन्स मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर अगर ए भी पहुंचेगा ये उसे भी नहीं पहचानेगा, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा। अगर बी पहुंचेगा तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा। यही वजह होती है कि ओ वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्लड को हासिल करने में और ओ वालों को सिर्फ ओ का ही ब्लड लगता है। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ए नेगेटिव मौजूद है तो ये ए नेगेटिव जो है ये ए पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है, और उसके अलावा ये ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर बी पॉजिटिव की बात करें तो ये सिर्फ बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। तो ये हमने थोड़ा सा इस ब्लड ग्रुप के हवाले से भी डिस्कस कर लिया। आगे फिर इस सवाल से यही बात मौजूद है कि इसके पास दो एंटीजन मौजूद है और वो उनके रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। तो जिसके पास ये ए बी ब्लड ग्रुप मौजूद है उसके पास फिनोटाइपिकली हमें ये जाहिर भी हो जाता है कि उसके पास ये दोनों जीन्स मौजूद है। तो दोनों ही जाहिर, दोनों ही कोडोमिनेंस दिखा रहे, कोई छुपा नहीं रहा किसी के कैरेक्टर को। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, हमने कहा कि आई का जीन जो होता है वो ब्लड ग्रुप को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, खासतौर पर ए बी और ब्लड ग्रुप के लिए। तो आई का फुल फॉर्म जो यहाँ पर मौजूद है वो है आइसो एग्लूटिनोजिन, और इसको दूसरा हम एंटीजन भी कह रहे हैं कि जिसके पास एंटीजन ए मौजूद होगा या एंटीजन बी मौजूद होगा, इसी को हम आई के साथ जाहिर करेंगे। अब यहाँ पर जो है एक अलग ही टॉपिक को बयान किया हुआ है। दरअसल ये ब्लड ग्रुप का हिस्सा है
तो इसको हम अपनी अगली वीडियो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर तफसील से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस इन दोनों के हवाले से डिफरेंसेस को डिस्कस किया हुआ है। हम ये चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जब अलील ब्लेंड हो जाए यानी मिक्स हो जाए तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जा रहा है। और जब दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो ब्लेंड ना हो लेकिन जाहिर हो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, इसे कोडोमिनेंस कहा जा रहा है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नतीजे में प्रोड्यूस होगा। अब इसके अंदर फिनोटाइप के अंदर कोई कैरेक्टर जो है नया सा प्रोड्यूस नहीं होने वाला कोडोमिनेंस के नतीजे में। अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से कि दोनों अलील जो हैं वो कितनी क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो दोनों ही बराबर की क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसी वजह से वो दोनों जो जीन मौजूद है वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ क्वांटिटी के हिसाब से बात करेंगे दोनों ही जो है अन्य इक्वली जो है वो जाहिर हो रहे होंगे। इसीलिए किसी का कैरेक्टर ज़्यादा ही मिलेगा हमें, किसी का कम कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम काऊ के अंदर हेयर कलर को देखेंगे तो हो सकता है वाइट कलर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले और जो रेड कलर होगा वो हमें कम देखने को मिले। तो अनइक्वली जो है कैरेक्टर्स अपने आप को जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल्स का जिक्र किया गया है 4 o'clock प्लांट्स, और यहाँ पर जिक्र किया गया है काऊ के अंदर हेयर कलर। दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम, यहाँ पर एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम को जिक्र किया गया है। इससे बेहतर यही होता कि अगर एबीओ ब्लड ग्रुप को जिक्र किया जाता। अब इस तस्वीर के अंदर आप कुछ 4 o'clock फ्लावर्स जो है उन्हें देख सकते हैं। इन्हें 4 o'clock फ्लावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोपहर को देर से जो है खिलते हैं, यानी कि 4 बजे के करीब ये खिलते हैं, ओपन देर से होते हैं, इसलिए इनको 4 o'clock फ्लावर कहा गया था इनके ओपनिंग के टाइम के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक का जिक्र करते हैं वो है हमारे पास मल्टीपल अलील, एक और टॉपिक जिसका मेंडल ने डिस्कस नहीं किया हुआ था। मेंडल बयान कर रहा था कि सिर्फ 2 ही अल्टरनेटिव फार्म्स होती हैं, और मेंडल को ये मालूम नहीं था कि 2 से ज़्यादा भी किसी जीन की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। 2 से ज़्यादा जीन की सूरतों का होना, इसे हम मल्टीपल अलील्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अल्टरनेटिव फार्म ऑफ जीन्स यानी अलील्स का 2 से ज़्यादा होना, इसे मल्टीपल अलील्स कहा जाता है। अब ये अलील इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, तो इसकी वजह एक जीन म्यूटेशन बयान की गई है। मिसाल के तौर पर पहले ब्लू आई कलर मौजूद नहीं था, लेकिन जीन में म्यूटेशन आने की वजह से आई कलर जो है वो चेंज हो गया, तो अब हमारे पास जो है नया अलील बन गया। तो इस तरह से जो है जीन म्यूटेशन के नतीजे में नए अलील्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी मुख्तलिफ अलील्स होंगे, जिनकी जितनी भी सूरतें होंगी, वो क्रोमोसोम पर उसी जगह पर मौजूद होंगे। अब लिखा हुआ है कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके 100 से भी ज़्यादा अलील हो सकते हैं। ये 100 से भी ज़्यादा अलील जो है एक पॉपुलेशन में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आँखों का कलर है तो उस आँखों के कलर के लिए जीन बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन किसी भी एक इंसान के अंदर सिर्फ 2 ही जीन आमतौर पर मौजूद होते हैं। तो एक सेल के अंदर वो 2 जीन मौजूद होंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात बयान की गई और वो है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप को हम मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल्स में भी काउंट करें, कोडोमिनेंस के अंदर भी इसको हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाम मौजूद है कार्ल लैंड स्टेनियर, जिन्होंने 1901 के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा था कि 4 जो है फिनोटाइप हो सकते हैं इस ए बी एंटीजीन की वजह से। ए बी एंटीजीन की मौजूदगी की वजह से 4 फिनोटाइप हो सकते हैं। अभी तक इनको आरएच फैक्टर डिस्कवर नहीं हुआ था, वरना ये 8 फिनोटाइप्स का बयान करते हैं कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो क्योंकि इनको आरएच फैक्टर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एक इंसान के पास ए ब्लड ग्रुप हो सकता है ए एंटीजन की वजह से, किसी के पास जो है बी ब्लड ग्रुप हो सकता है बी एंटीजन की वजह से, या ए बी दोनों एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, या एंटीजन के बगैर ब्लड ग्रुप जो है वो ओ वाला हो सकता है। तो कार्ल लैंडस्टेनियर ने सिर्फ इन एंटीजेंस को डिस्कवर किया हुआ था और उन्होंने इस ब्लड ग्रुप के हवाले से बताया, लेकिन एक और साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है बर्नस्टेन। तो इन्होंने जो है इसके जीनोटाइप के बारे में बताया कि जेनेटिकली ये किस तरह से होता है, किस तरह से ये ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया कि 3 मुख्तलिफ अलील्स मौजूद हो सकते हैं। वो अलील कौन से हैं? एक है ए कैपिटल वाला, दूसरा है हमारे पास ये आई बी कैपिटल वाला, और तीसरा है हमारे पास आई स्मॉल वाला। अब इनके फिर 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि 6 तरह से ये आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये ए वाला जीन मौजूद है तो ये ए के साथ में भी अपने आप को इस तरह से डोमिनेंट सूरत में ज़ाहिर कर सकता है, या इसे स्मॉल आई के साथ में भी अपने आप को डोमिनेंट की सूरत में ज़ाहिर कर सकता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन इनके हो गए। इसी तरह से ये बी मौजूद है, ये दूसरे बी के साथ में भी अपने आप को इस डोमिनेंट सूरत में ज़ाहिर करेगा, ब्लड ग्रुप बी वाला ही आएगा। या फिर स्मॉल आई के साथ में इस रिसेसिव जीन के साथ में भी ये अपने आप को डोमिनेंट की सूरत में ज़ाहिर करेगा, तो ब्लड ग्रुप बी वाला ही होगा। तो ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन हो गए। या फिर हमारे पास ये दोनों साथ में हो सकते हैं, ये हमारे पास 5वां कॉम्बिनेशन हो गया। या फिर ये दोनों ही जीन जो है साथ में हो सकते हैं रिसेसिव के, क्योंकि दोनों ही जीन रिसेसिव के मौजूद है, कोई डोमिनेंट का जीन मौजूद नहीं है, तो अब ब्लड ग्रुप जो है वो ओ वाला आएगा। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बयान किया हुआ है, ब्लड ग्रुप ए को, और उसके जीन्स को भी जिक्र किया गया है। ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा वो भी डिस्कस किया गया है, कौन सी कंडीशन मौजूद है होमोजाइगस में या हेट्रोजाइगस में। तो ये सारी चीज़ों को इस चार्ट के अंदर डिस्कस किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि होगा हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।